नमस्कार। भारत के संविधान पर हमारी इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है। उन्हीं में से एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आइए आज के अंक में इस फंडामेंटल राइट को बेहतर समझें। यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में चर्चा के लिए मेरे साथ 3 एडवोकेट्स मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। स्वागत कीजिए संदीप सैनी जी का। नमस्कार संदीप जी। हमारे साथ हैं मुकेश चौधरी जी। नमस्कार मुकेश जी। और साथ ही आनंद कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछने के लिए वी द पीपल ऑडियंस भी हमारे साथ है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम। इसी में वन ऑफ द एक फंडामेंटल राइट हमारा जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमें बाकी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया। अगर कोई भी हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है किसी भी वजह से, तो हम उसको पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और 226 में हाई कोर्ट में जाएंगे। ये आपको वो रेमेडीज थ्रू रिट्स, जो याचिका होती है, रिट याचिका होती है, उसके माध्यम से जो है आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो मुकेश जी, जो 5 हैं, मान लो राइट टू इक्वलिटी हुआ, राइट टू फ्रीडम हुआ, इनका कोई हनन हो तो फिर ये छठी इन्वोक करते हैं? डेफिनेटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी। अगर इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो छठा अधिकार इनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। अच्छा। और वो बहुत जरूरी है। वो कोई भी जा सकता है, भारतीय नागरिक कोई भी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन के खिलाफ जा सकता है। जी, उदाहरण के तो देकर बताइए कैसे हनन होता है इन मौलिक अधिकारों का? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन 5 अधिकार देता है, उनका हनन संस्था के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी समूह के द्वारा, अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उन 5 अधिकारों के हनन के खिलाफ छठे अधिकार के रूप में कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। जी, तो जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब ये उसका समाधान दे रहे हैं फिर अमानत जी। जी, आर्टिकल 32 संविधान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए बनाया गया है। हमें संविधान के अंदर ये अधिकार दिए हैं कि हम एक चिट्ठी लिखकर भी, अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम अपनी एक कंप्लेंट, एक शिकायत एक चिट्ठी के माध्यम से भी अगर लिख देंगे, तो हमें लगता है कि उस पर जो है हमें कार्रवाई हो सकती है और हमारे इस अधिकार के लिए ये जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे हमने जाना कि 2 रेमेडी हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, आर्टिकल 32 की आपने बात की, या फिर हाई कोर्ट जाएं, आर्टिकल 226। व्यक्ति तय कैसे करे कि मैं हाई कोर्ट जाऊं या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं? देखिए, हाई कोर्ट जो है एक अपने हर राज्य में अपनी एक हाई कोर्ट है। अगर किसी मानव का जो अधिकार का जो हनन है अगर किसी राज्य तक सीमित है, जैसे कि अगर कोई पंजाब में रह रहा है, पंजाब में अपनी हाई कोर्ट है, अगर पंजाब में ही उसका कोई मानव का अधिकार का हनन होता है तो वो पहले हाई कोर्ट जाएगा। अच्छा। अगर वो पंजाब में रह रहा है मगर उसके मानव अधिकार का हनन जो है किसी और राज्य में होता है और ये 2 राज्य का कंसर्न हो जाता है, तो उस केस में वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश पे शासित है, उस पे पूरे देश को मतलब जो हो गवर्न करती है। और हाई कोर्ट जो है उसको पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट की है वो हाई कोर्ट। जी, यानी अगर एक राज्य से भी मान लो 2 या 3 राज्यों का भी मसला है तो भी फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? yes, बिल्कुल। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। आर्टिकल 32 उसके लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो पूरे देश के राज्यों को आदेश कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं रिट दायर कर सकते हैं, आपने कहा चिट्ठी भी लिख सकते हैं। सरल भाषा में बताइए, रिट है क्या? किसी भी तरह का आदेश जो एक हाई कोर्ट देती है अपने सबॉर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को। अच्छा। इसमें 5 तरह की रिट्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी रिट्स हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी या हैव समवन। अगर किसी को लगता है कि किसी को पुलिस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने अगर उसको इलीगल डिटेन कर लिया है और विदाउट एफआईआर अरेस्ट कर लिया है, या उसको डिटेन किया हुआ है, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति जो उससे रिलेटेड है, जैसे उसका भाई, अच्छा, वेल विशर, फ्रेंड, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैबेस कॉर्पस की एक रिट लगा सकता है, जिसका कोई
खर्चा नहीं है, सिंपल उसको एक एप्लीकेशन देना है। जी, तो संदीप जी, हैबियस कॉर्पस में जो रिट अगर फाइल करनी है डिटेंशन में जिसे लिया गया है, जरूरी है कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक हो? अगर वो विदेशी नागरिक है, मान लो भारत में डिटेन किया गया है, तब भी रिट दायर कर सकते हैं? जी, रिट दायर कर सकते हैं। उसके अंदर उसका भी एक ह्यूमन राइट है। अच्छा, ह्यूमन राइट भी कहता है कि हमें राइट है कि राइट टू लिव विद पीस, मींस राइट टू लिबर्टी। ओके। ये हमें ह्यूमन राइट्स भी दिए गए, जिसका भी अगर हनन होता है तो हम ये रिट याचिका हम फाइल कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस। जी, और हैबियस कॉर्पस ये शब्द लैटिन शब्द है? डेफिनेटली लैटिन शब्द है और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, यहाँ भी किसी भी शख्स को, चाहे वो आपने जैसे बताया कि कोई अगर भारतीय नहीं है और उसको लगता है कि उसके इस अधिकार का हनन हो रहा है, अच्छा। तो वो भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो अधिकार का हनन हमारे देश में हुआ है और उस देश में वो कानून है सर, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल। संदीप जी, एक रिट तो हुई हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडेमस। मैंडेमस क्या है मैंडेमस? परमादेश, मतलब अच्छा। परम आदेश। अच्छा, तो ये आदेश जो है, जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं अपनी सुबॉर्डिनेट कोर्ट को आदेश करती हैं कि जो उनको ड्यूटी प्रदान की गई, जो उनको ड्यूटी बताई गई है, अच्छा, वो ड्यूटी अपनी निभाएं। अच्छा, और उसका एक प्रोसीजर दे रखा है उस ड्यूटी को निभाने का, उस प्रोसीजर को भी फॉलो करें। उसको मतलब सही कर्तव्य जो उनको दे रखी हैं वो सब आप निभाएं, चाहे वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गई, ट्रिब्यूनल्स हो गए, और भी कोई पब्लिक ऑफिसेज हो गए, उन सबको। जी। आनंद जी, मैंडेमस के दायरे में क्या आएगा, इसका स्कोप क्या है? मैंडेमस में आप, ये एक ऐसी रिट है जिसमें एक ये राष्ट्रपति के अगेंस्ट में भी इशू हो सकती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट को पावर है इस रिट को इशू करने की। ये किसी भी स्टेट के गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इशू की जा सकती है। ये किसी प्राइवेट बॉडी को भी इशू की जा सकती है, या अच्छा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इशू अच्छा। की जा सकती है। और जितनी भी सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सभी के ऊपर अच्छा। इस तरह की रिट्स इशू की जाती हैं कि अगर कोई पब्लिक ड्यूटी या एक स्टेचुरी ड्यूटीज़ है, अगर वो परफॉर्म नहीं हो रही हैं, अच्छा, तो उसको परफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकती हैं, इस रिट को इशू कर सकती जी। है। संदीप जी, जो तीसरी रिट है? हाँ, जो सर्टियरी जो रिट है वो मीनिंग करती है कि टू बी सर्टिफाइड, अच्छा, मतलब किसी चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए। जैसे सपोज अगर सुबॉर्डिनेट कोई कोर्ट अपना ऑर्डर जारी करती है, तो सुपीरियर कोर्ट को जो पावर है कि वो उस आदेश को, जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं या बॉडी में चल रही हैं, उसको रिव्यू के लिए, उसको सुपरविजन करने के लिए मंगा सकता है, और उसकी जांच पड़ताल मतलब एक सुपरविजन पावर जो होती है सुपीरियर कोर्ट को होती है, जो अपनी सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स बॉडीज़ को जो है उसको नज़र रखते हुए कि वो सही से काम कर रही नहीं कर रही है, उसको रिव्यू कर सकती हैं। जी, उसको नज़र इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा हाँ जी। कि वो रिव्यू कर सकती है, लेकिन उस ट्रायल को बाध्य नहीं करेगी सर। अच्छा, बाध्य नहीं करती है। उस ट्रायल को बाध्य नहीं करेगी, उसको रिव्यू कर सकती है सर। जी बिल्कुल। और चौथी रिट प्रोहिबिट की जो बात करती है? जैसे ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है मैंडेमस से। अच्छा, मैंडेमस में क्या होता है कि जब आपका कोई काम नहीं हो रहा है, हाँ तो जी। टू परफॉर्म स्टेचुरी ड्यूटीज़ होता है, हाँ जी, लेकिन इसमें क्या होता है, काम तो हो रहा होता है, लेकिन उसमें कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। अच्छा, काम तो हो रहा है लेकिन उस पावर को एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, तो प्रोफिटेबल ये रिट इशू होती है कि आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि उसने अपनी जो उसकी ड्यूटीज़ है, जो उसकी ऑफिस जो उसने होल्ड किया हुआ है, वो उसको मिसयूज़ कर रहा है, अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंट्स है वो अपने, उसकी एक जूरिडिक्शन है जी। काम करने की, अगर वो उस जूरिडिक्शन से बाहर जाके काम करेगा या जो उसकी कैपेसिटी है उससे उसको वो इनक्रोच करेगा, अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकती है, आपको ये काम नहीं करना। जी, तो तो दैट इज द prohibit- सिंपल मीनिंग, निषेध आ गया। निषेध, बिल्कुल ठीक। और आखिरी जो है क्वो वारंटो। क्यो वारंटो, या क्यो वारंटो में मतलब आपको किसने अथॉरिटी दी, अच्छा, आपके पास क्या अथॉरिटी है इस चीज़ को रन करने की। मतलब अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हैं, बट आपका जो नॉलेज की बेसिस पे कह सकते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकते हैं, या एजुकेशन के बेसिस कहते हैं कि आप उस जॉब की या उस पोजीशन के लिए मतलब सुइटेबल नहीं है, अच्छा, और कोर्ट को या किसी अथॉरिटी को ये लगता है कि आप यहाँ पे इलीगली तौर पे या फिर अवैध तौर पे जो है इसको पोजेस कर रखे हैं, जी। तो वो आपको इस पोस्ट से हटा सकती है। अच्छा, मतलब आपको अथॉरिटी नहीं है ये वर्क करने की। एक तरीके से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि अब सपोज पुलिस स्टेशन में ही लगा लो, पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, जी। बट वो इस तरीके के कार्य कर रहा है
जो कि एक पुलिस ऑफिसर एसआई रैंक के लेवल के पर्सन ही कर सकता अच्छा। है, बट वो एक सुबॉर्डिनेट पर्सन अपनी कर रहा स्कोप है से या ज्यादा काम कर रहा है अपनी जुरिडिक्शन से, या तो फिर को उसको वारंट अथॉरिटी होगा। नहीं है, मींस वो डायरेक्शंस पास कर रहा है जी। किसी भी पर्सन को, आप जाके अरेस्ट कर लो, जी। बट उसको पावर नहीं जी। है डायरेक्शन देने की, तो वो अथॉरिटी में नहीं है उस चीज़ में, तो जी। उसको वहाँ से सस्पेंड भी किया जा सकता है, निकाला भी जा जी। सकता है, और उससे वो अथॉरिटी छीनी भी जा सकती है। जी, तो बिल्कुल अब तक हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जो छठा मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये प्रत्येक नागरिक की मदद कर सकता है। और 5 विभिन्न प्रकार की रिट भी हमने जानी। आइए वी द पीपल के पास चलते हैं। जी, आपके सवाल। जी जी, जानवी पूछिए। लाइक आपने अभी बताया कि हमारे पास 5 तरीके की रिट्स हैं, तो कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें 2 रिट्स जो हैं वो आपस में दोनों लग रही हों? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्या मल्टीपल रिट्स हम फाइल कर सकते हैं? जी, आकाश, आपका सवाल। मैं एक थोड़ा सर बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी जो एक आम आदमी है, जो जिसके पास, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है और पैसा भी नहीं है जाने के लिए, कोर्ट में जाने से डरता है, वो कैसे अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, और उसको कैसे वो पता लगेगा कि उसके साथ जो ये प्रॉब्लम हुआ है वो कैसे उस कोर्ट को अप्रोच कर सकता है? जी, मुकेश जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये आम जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या बेसिक मौलिक अधिकार हैं। जैसी उनको जानकारी होती है मौलिक अधिकार ये हैं हमारे, उनका हनन होता है तो उसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आती है वो यही आती है। और नालसा इसलिए इस्टेब्लिश की है उसी कॉन्स्टिट्यूशन राइट की वजह से। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, अच्छा ये पूरे देश भर में एक है जिसका चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, उसी ने हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टैब्लिश की है और उसका चेयरपर्सन उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। अच्छा, और वो सभी को, जो भारतीय नागरिक है उनको सभी को मुहैया कराता है लीगल एड असिस्टेंट, कोई भी जाके उनको अप्रोच कर सकता है। जी बिल्कुल। उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। तकरीबन हम जनसंख्या का 80-85% पॉपुलेशन कवर करते हैं। जी, तो 1516 नंबर है अगर दिल्ली जी, स्टेट 1516। नेशनल टोल फ्री नंबर है 1516 1516। जी बिल्कुल। तो ये मुकेश जी ने जो जानकारी दी है, याद रखिए, यदि आप मुफ्त कानूनी सलाह चाहते हैं तो 1516 नंबर डायल कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद जी, दूसरा सवाल जो पूछा था आपने, 5 रिट तो बताई थी, क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय में मल्टीपल रिट डाल सकता है? बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कहीं पे गवर्नमेंट बॉडी भी इन्वॉल्व है, कहीं पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा। इन्वॉल्व है या प्राइवेट बॉडी भी इन्वॉल्व है। तो जैसे मैंडामस जो है वो प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट में भी इशू हो सकती है, गवर्नमेंट पर्सन्स के अगेंस्ट में भी, अच्छा, लेकिन उसके साथ हम सर्चरी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। सर्चरी में जैसे अगर कोई ऑर्डर नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स ने अगर कोई गलत पास कर दिया है तो उसमें हम सर्चरी में जिस तरह से रिव्यू Okay. किया जा सकता है या Okay. उसको चैलेंज किया जा सकता है, स्टे करवा सकते हैं। और इसी तरह से मैंडेमस में हम कई रिट्स को एक साथ भी Okay. फाइल किया फाइल सकते किया हैं, जा मतलब सकता है। उसमें टाइटल आपका एक हो सकता है, मैंडेमस एंड सर्चरी दोनों हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, और सवाल लेते हैं। जी, बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्या इन 5 रिट्स में भी हम किसी को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं? ओके। जी, और सवाल लेते हैं। जी, पूछिए। मेरा सवाल है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है संविधान में हमने प्राप्त किए हुए हैं, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं या फिर बाहर से कोई भी आता है इस भारत में रहता है उनके लिए भी है? ओके जी, नॉन रेजिडेंट जो भारत में रह रहे हैं क्या उनको भी लागू होगा? मेरा सवाल ये कि जैसे हेबियस कॉर्पस की बात हुई अभी, तो उसमें कोई अगर इंसान रॉन्गफुली डिटेन्ड है और उसके कोई रिश्तेदार वगैरह भी नहीं है, तो क्या कोई एनजीओ या कोई एडवोकेट उसको उसको रिप्रेजेंट कर सकता है? बहुत बहुत अच्छे सवाल यहाँ आ रहे हैं ऑडियंस से, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। संदीप जी, पहले आखिरी सवाल लेते हैं। क्या संस्था भी अगर किसी को अवैध डिटेन किया गया है फाइल कर सकती है? देखो, मैंने कहा जैसे कि किसी भी मोड में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कोर्ट को, ये थ्रू पोस्ट कार्ड भी आप वहाँ पे भेज सकते हैं अच्छा। कि इवन फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार, एनजीओ, कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी जो है जिसको नॉलेज है कि इलीगल डिटेन है, Okay. वो चाहता है उसकी मदद करना, तो वो ज़रूर उसको फाइल कर सकता है। अगर वो अपना नाम भी छुपाना चाहता है जी, तो एक पोस्ट कार्ड में लिख के डिटेल सारी कि ये बंदा यहाँ पे जो भी पर्सन है यहाँ पे इलीगली डिटेन्ड है, जी, वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट तक पहुंचा सकता है और कोर्ट सुओ मोटो उसमें जो एक रिट जारी कर सकती है और उसके वहाँ के कंसर्न एरिया के पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगी जी। कि उस पर्सन को फाइंड आउट करके प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल। Also on the program, we like to remember and also express gratitude to every member of the Constituent Assembly that worked very hard for almost 3 years to draft India's constitution.
and also Dr. Ambedkar, like one of the audience asked the architect of Indian Constitution and the chairman of the drafting committee. तो जैसा सवाल आया कि अम्बेडकर साहब कहते थे कि right to constitutional remedy is the heart of the fundamental rights in the constitution. तो 5 रिट में भी क्या ज़्यादा कोई लोकप्रिय है? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्ष कर। अच्छा, अक्सर ये होता है कि इनलीगल डिटेन या तो कोई पुलिस के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, इवन कोई कम्युनिटी ग्रुप भी किसी को भी करता है, अच्छा। वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में कोई भी एनजीओ अच्छा, किसी के माध्यम से भी अगर कोर्ट को ये पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है सर, बहुत ज़्यादा डाली जाती है जी। और क्या ये सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है ये रिट का प्रावधान, या विदेशी जो भारत रह रहा है वो भी इसको उपयोग कर सकता है? एक बांग्लादेश से एक बच्ची यहाँ से रेस्क्यू हुई थी और यहाँ पर उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस का नाम है विशु माया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अच्छा जी, जिसमें उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया और उसको ये कहा गया कि दिस इज़ द विक्टिम, ये विक्टिम है। अच्छा। आप उसको एक वैश्य बना, मतलब आपने उसको एक ITP एक एक्ट है उसमें उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था जैसे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट हो। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हाँ, में कह रहे हैं आप मतलब कहीं कहीं हमारे जो कानून है उनमें भी कई खामियां हैं। तो आप ये कह रहे हैं भले वो नागरिक बांग्लादेश से था या मान लो भारत का नहीं था, फिर भी उसके पास ये अधिकार तो था। उसमें हमारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें उसको जो है रेस्क्यू किया, उसको विक्टिम माना और उसको जो है बाद में उसके देश में उसको जी, वापस भेजा गया। ऑडियंस के पास फिर से चलते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं जी। Sir, the concept of public interest litigation, does it also comes under the constitutional remedies? Okay, that's a very good question. PIL, how can does that we- come under constitutional remedies? And how can we ensure the misuse of? How can we ensure that the misuse of PIL is as minimum? Okay, yes. Let's get few more questions before we have the panel responding to them. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो डाली जाती है वो रिट्स के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में का अलग है या फिर हाई कोर्ट का अलग ओके, जैसे हमने आर्टिकल 32 और 226 का उल्लेख किया रिट के लिए, Procedure, PIL के लिए भी क्या अलग अलग रिट डलती है? जी दृष्टि, आपका सवाल। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं एक आम नागरिक हूँ और देश के किसी और हिस्से में ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखती हूँ तो क्या मैं PIL फाइल कर सकती हूँ कोर्ट में? ओके, बिल्कुल। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर काफी सवाल आए हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या PIL भी एक तरह की रिट ही है? हाँ, इसे सॉर्ट ऑफ रिट कह सकते हैं। इसके अंदर जो है, जो हम ये रिट फाइल कर सकते हैं, ये PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हम फाइल करते हैं, इसका मेन मोटो यही होना चाहिए कि वो पर्सन वो जो है वो सिर्फ जनहित में होना चाहिए। कहने का अच्छा। मतलब पर्सनल, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल उद्देश्य को पूरा करने यानी के किसी लिए एक व्यक्ति विशेष को लाभ हो तो PIL नहीं, जनता ये के हित में हो जनहित तो ही होना जनहित चाहिए, याचिका। जनहित में। एक तो मेन चीज ये ध्यान रखनी चाहिए जी इसके मुकेश अंदर। जी, PIL को लेकर कैसे समझें? क्या वकील की जरूरत पड़ती है या जनता अपने आप सरल प्रक्रिया, इसमें भी जैसे कोई चिट्ठी डाल दी, और कोर्ट तय कैसे करता है कि ये जो आपने 5 प्रकार बताए थे रिट वो है या PIL है? सर, PIL डालने का भी माध्यम वही है, अगर आपके पास कोई अच्छा वकील नहीं है तो उसके लिए भी डालसा और नालसा आपके लिए बैठी हुई है। अच्छा। और हमें ऐसा लगता है देखकर प्राथमिक स्थिति में ऐसा लगता है कि ये जनहित की याचिका है तो उससे हम बिल्कुल अप्रोच करते हैं कोर्ट के अंदर किसी वकील के माध्यम से डालते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि वकील की ज़रूरत है या कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। देखो, जो PIL दायर करने जा रहा है, एक तो उसको सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा। अगर सभी फैक्ट्स पता नहीं होंगे तो वो कोर्ट के सामने अपनी बात को सही से रख नहीं पाएगा। इस केस में क्या होता है कि उस वक्त उसको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे कानूनी दावपेच जो होते हैं वो एक एडवोकेट समझ सकता है। अच्छा। अगर उसको वो दावपेच मालूम है, वो सब फैक्ट्स मालूम है, तो वो भी डायरेक्ट कोर्ट में फाइल कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करता है कि इसे किस कैटेगरी में रखें? हाँ जी, एक्चुअली ये सब ये फॉर्मेट जो है रिट, एक्चुअली फाइल तो रिट ही की जाती है, लेकिन जब कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये एक इसका जो स्केल है, इसमें जो भी हम ऑर्डर्स देने वाले हैं ये अफेक्ट करेगा पब्लिक एट लार्ज को, इसमें इंटरेस्ट है पब्लिक का, तो उसको वो PIL ट्रीट करती है। अच्छा। अगर उसे लगता है कि ये सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक है, सिर्फ ये एक 2-4 लोगों के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर रही है, तो सिर्फ उसको सिंपल रिट ट्रीट किया जा सकता है, सिविल रिट या क्रिमिनल रिट। अच्छा। लेकिन जब लगता है कि हाँ ये एक पूरी इंडिया को या पूरे एक राज्य के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में उसको PIL लिस्ट करती है। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकता हूँ? जी, दोनों में जा सकता दोनों में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है और हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में तो सिर्फ आप स्टेट लेवल पे ही कुछ ऑर्डर्स पास हो सकते हैं या स्टेट लेवल की पब्लिक को अफेक्ट करते हैं वो ऑर्डर्स,
और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो पूरे नेशनल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस को पार्टी बनाया है। अगर आपने 2 या 3 स्टेट को पार्टी बनाया है तो वो उन 2-3 स्टेट्स को लेकर ही ऑर्डर्स दिए जाएंगे। अगर सभी पूरी स्टेट्स को पार्टी बनाया या फिर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अगर पार्टी बनाया गया है तो वो भी नेशनल वाइड उसका एक दायरा होता है काम करने का। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नेशनल लेवल पर होती हैं, तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर्स होते हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होती हैं। जी, तो यानी PIL भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो भी अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। जी, आपका सवाल। अगर ऐसा केस होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, क्या सुप्रीम कोर्ट या और क्योंकि कोर्ट का काम है कि प्रोटेक्शन करना लॉ का बिफोर लॉ, तो क्या कोर्ट का ये काम नहीं है कि जिस केस में नहीं जा पा रहे हैं लोग वहाँ पे वो सो मोटो लेकर उसके बाद उसको एक्शन मिला है? क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने आप भी संज्ञान ले सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, अगर जो इंसान गलत तरीके से डिटेन हुआ है क्या उसको कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है? ओके, क्या उसे कुछ मुआवजा भी मिलेगा? जी, फैज आपका सवाल। जी, मेरा सवाल है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित हैं कि और भी लीगल राइट्स पे आपको वो प्रोटेक्ट राइट्स आप दायर कर सकते हैं? ओके, यस, लेट्स स्क्वीज इन 2 more questions. यस प्लीज। मेरा सवाल ये है कि एक बार मैंने हाई कोर्ट में रिट एक पिटिशन फाइल कर दी है, उसका डिसीजन भी आ गया, बट मैं हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाके मुझे दोबारा उसको फाइल करना होगा या सुप्रीम कोर्ट तक वो खुद ही चला जाएगा या कुछ उसका क्या प्रोसीजर है? ओके, लेट्स टेक 1 more question. यस प्लीज। हम गरीब जनता को कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनका राइट ऑफ वोलेशन है तो वो कोर्ट जाए, वो डरे नहीं कोर्ट में जाने से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, न्याय पर सबका हक है। मुकेश जी, आपने सवाल सुने, जी जवाब दीजिए प्लीज। एक उन्होंने बताया कि अगर किसी का लगता है कि फंडामेंटल राइट वायलेंट हुआ है तो क्या वो मुआवजे का हकदार है? बिल्कुल है। अच्छा, क्योंकि मौलिक अधिकार जिस तरह से जनसंख्या का राइट है उसी तरह से स्टेट की और देश की ड्यूटी है वो उनके अधिकारों की रक्षा करना। अगर उनको लगता है उनके अधिकारों का हनन हुआ है तो उनके लिए मुआवजे की प्रक्रिया है, जिससे नालसा, डालसा और स्टेट, इवन केंद्र में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनको मुआवजा देती है। अच्छा, बिल्कुल। और क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है? बिल्कुल, जैसे अगर कोर्ट की नॉलेज में ये आता है कि कुछ ऐसा मौलिक अधिकार किसी का हनन हुआ है तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है इसके जी। अंदर। और एक सवाल जो फैज ने पूछा कि संविधान मौलिक अधिकारों की बात करता है, पार्ट 3 में 6 अधिकार हैं, उनमें से एक तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, लेकिन एक शब्द फिर मानव अधिकार भी आता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो पूरा मैंडेट है वो फंडामेंटल राइट से बढ़कर पूरी ह्यूमन राइट्स के लिए? बिल्कुल। एक्चुअली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे बताएंगे 6 फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और 32 तक जाते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स में हो सकता है। कुछ राइट्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएंगे, कुछ आपके किसी दूसरे इस फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के परव्यू से बाहर आएंगे, लेकिन है तो हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इन किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगर वो कोई किसी भी तरह का कोई वायलेशंस हो सकता है तो उसके लिए हमारे पास जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं इसमें हम अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए एक बार आखिरी में चलते हैं, आपके पास सवाल भी पूछिए, और जो आपने सवाल कहा था कि जागृति कैसे लाएं संविधान के विभिन्न मूल्यों के प्रति, उसके लिए सुझाव भी दीजिए। अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो अगर वो किसी प्राइवेट बॉडी ने करा है तो क्या मैं केस फाइल कर सकती हूँ? जी। और एक सजेशन उसके लिए कि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों की जैसे सर्वे करते हैं घर घर जाके, तो ऐसे ही एक मतलब उनके घर घर जाके उनको अवेयर भी कर सकते हैं। जी, यानी जब हम हैप्पी रिपब्लिक डे बोलें, साथ ही साथ सर्वे में संविधान से जुड़ा कुछ सर्वे भी पूछें। जी। एक सुझाव मैं यहाँ देना चाहूँगी। स्कूल बहुत बेसिक और प्राइमरी यूनिट होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, जो थ्रू आउट हमारी लाइफ हमारे साथ रहता है। तो छोटे बच्चों को अगर हमें उनके राइट्स के बारे में अवेयर करवाएंगे तो वो अपनी फैमिली में जाके बताएंगे। आप ये कह रहे हैं अब आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में नहीं सुनेंगे बच्चे? कॉलेज में, बट स्कूल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि आपने दृष्टि बात रखी है, मुकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और साल भर से नालसा ने जो कार्यक्रम चलाया है जागृति को लेकर, उसमें आप बहुत से स्कूलों में गए हैं। जी सर। कोई एक सफल कहानी स्कूल स्टूडेंट की? जी सर। स्कूल्स के स्टूडेंट्स इतने अवेयर हो गए हैं, जो स्कूल में इतनी शैतानियाँ करते थे, डेस्क तोड़ते थे, पंखे तोड़ते थे, खिड़कियाँ तोड़ते थे, अब जाकर मैं देख रहा हूँ अब उनको डेस्क तोड़ना, पंखे तोड़ना, इवन कोई तोड़ता भी तो उसको रोकते हैं, उनको उसमें अपनापन नजर आता है, गंदगी को साफ करते हैं। अब उन्हें समझ आ गया है सही मायने की ये संपत्ति स्कूल की नहीं है, हमारी संपत्ति है। जी बिल्कुल। और इसलिए आर्टिकल 51A याद रखिए, क्योंकि जब आप अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों के पूरक कर्तव्य भी हैं, और आर्टिकल 51A
मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। हमारे पास बस 1 मिनट ही शेष बचा है, तो जो सवाल आया था कि अगर कोई निजी संस्था भी मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, फिर भी मैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का लाभ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने वन ऑफ दी आपको एक बताया था रिट जो हबीस कॉर्पस है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गवर्नमेंट बॉडी ही हो। अगर पर्सनल बॉडी भी किसी को लीगल डिटेन करती है तो उसके अगेंस्ट भी आप ये रिट याचिका जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जी मुकेश जी। मेरा ये मानना है कि हम राइट्स की बात करते हैं, जिस दिन हम सब लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटीज करने लगेंगे तो मुझे लगता है किसी के राइट्स वायलेंट होंगे ही नहीं। हर एक की ड्यूटी में किसी का राइट छुपा हुआ है सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल फाइनल सही कहा। ये प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी इशूड हो सकती है, जैसे हैबियस कॉर्पस है वो प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है, और मैंडेमस भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में इशू हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा हमारे पैनल ने कहा कि हर किसी के कर्तव्य में किसी न किसी का अधिकार छुपा है, और यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो किसी के मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। लेकिन अगर हनन होता है तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है उसके बारे में जाना। सवाल पूछने के लिए और इस विषय को सरलता से समझाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।